कहते हैं मुई हाथी तो 9 लाख। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे हाथी की। हाथी दैट मीन्स बहुजन समाज पार्टी की, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी, और जो पिछले कुछ चुनाव में आशातीत प्रदर्शन न करने के बावजूद हमेशा राजनीतिक पंडितों के, राजनीतिक विश्लेषकों की, यही नहीं देश की राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन की निगाह में है। और सारे लोगों के मन में जो सवाल कौंध रहे हैं वो कुछ प्रमुख सवाल हैं जिनके उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एक विश्लेषण का प्रयास करेंगे। सवाल क्या है कि 2024 में माया की दिखेगी माया, या कार्यकर्ताओं की मेहनत एक बार फिर हो जाएगी जाया। बसपा दिखा पाएगी अपना पुराना दमखम, पुराना तेवर, या सेंधमारी कर खेल बिगाड़ देंगे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर। बनेगा इंडिया का मित्र या एनडीए का साथी, या फिर एकला चलो में मस्त रहेगा बसपा का हाथी। बसपा को जोड़ के बन जाएगा इंडिया का भौकाल, या सिर्फ सोसेबाजी कर रहे थे रामगोपाल। मित्रों बहुजन समाज पार्टी यूं तो उत्तर प्रदेश का एक सशक्त दल है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय दर्जा है और राष्ट्र में विभिन्न चुनाव में समूचे देश में अपने प्रदर्शन से न सिर्फ सबको चौंकाया है, बल्कि एक ऐसी अपनी क्षमता और दक्षता का प्रदर्शन किया है जिससे राजनीतिक पंडित इसको चुका हुआ मान नहीं रहे हैं और न मान सकते हैं। चूँकि सीटें आए न आए, राजनीतिक पंडितों को ये मालूम है कि बसपा का वोट शेयर एक ऐसा वोट शेयर है जो सिर्फ मायावती जी के एक इशारे पर किसी भी दल या गठबंधन के पक्ष या विपक्ष में जाकर के खेल बनाया बिगाड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक पंडित चुका हुआ इसलिए नहीं मानते क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास एक ऐसा मजबूत और समर्पित कार्यकर्ता है, मतदाता वर्ग है, जो सिर्फ मायावती जी के इशारे को, उनकी इच्छा को आदेश समझ लेता है और फिर बिना कोई निजी हित, निजी सोच की परवाह किए और वहीं डट जाता है, जुट जाता है, झंडा बुलंद कर देता है जहां मायावती जी का निर्देश होता है, उनकी चाहत होती है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना आप जैसा जानते हैं कि 1984 में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन मान्यवर कांशीराम जी ने की थी। उसके बाद से बसपा देश में राजनीति का पर्याय बनती चली गई। उस वर्ग को, जिस वर्ग को कभी कांग्रेस की और बाद में फिर अन्य राज्यों में अन्य लोगों के साथ जुड़ करके और शासन सत्ता की मास्टर चाबी को हथियाते देखा गया था, कांशीराम जी ने उस वर्ग को उसकी ताकत का एहसास कराया और उस एहसास की बदौलत बसपा देश की राजनीति की एक ऐसी पार्टी बनी जिसके हाथ में कई बार सत्ता की मास्टर चाबी भी रही। अब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, जैसे आप जानते हैं कि बहुजन नाम ही अपने आप में बताता है कि यह देश के बहुसंख्यक वर्ग से तात्पर्य जिनकी संख्या जितनी ज़्यादा है, अर्थात एक बात कही जाती है 85 और 15 की। कांशीराम जी ने भी उन 85 लोगों के लिए, जिसमें कुछ 2-3-4 जातियों को छोड़ दें, उन जातियों को जिनको छोड़ना है उसमें ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, कायस्थ हो गए, बनिया वर्ग की कुछ जातियां हो गई, इनको छोड़ करके बाकी सब शामिल थे। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अनुसूचित जात, जनजाति, सारे लोगों को ध्यान में रख करके तब उन्होंने नाम दिया था बहुजन समाज पार्टी। और यह नाम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की जो विचारधारा है उसके आधार पर था। भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे
जिनमें चर्चा थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी चर्चा थी वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बात थी, दीवारों पे नारे लिखे रहते थे, जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा। एक और नारा भी था, जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। एक नारा जिसको लेकर के बसपा को आज भी घेरने की कोशिश की जाती है और बसपा अब इस नारे से पिंड छुड़ाती दिखाई देती है और कहती है कि ये कभी पार्टी का अधिकृत नारा नहीं था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जैसा भी था, ये नारे, इनके नेताओं के भाषण और तमाम अन्य तरीक़ों से, जिसमें मंच थे, नाटक थे, ड्रामा था, अम्बेडकर जयंती के मंचों को भी इस रूप में भुनाया गया और बसपा के पक्ष में दलितों को तो लामबंद करने में सफलता मिल गई और बसपा उस आधार पर देश की एक प्रमुख पार्टी बन गई। हालत ये हुई कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी बनी और अगर हम बात करें 2019 के चुनाव में, हम बात करेंगे 2014 के चुनाव में, बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा वोट शेयर लिया था और वोट शेयर के हिसाब से यह भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर वोट शेयर लेने वाली पार्टी बन गई थी। हाँ, यह अलग बात है कि उनको एक भी सीट नहीं आई थी और 2019 के चुनाव में भी यह दबदबा कायम था। 19.33% के साथ यह देश के दूसरे नंबर की पार्टी बने रहे। अगर हम उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की बात करें तो वोट शेयर तो काफ़ी घट गया, 12.88% 13 मान लीजिए रहा, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी रहे। आज बसपा की अगर हम बात कर लें कि आज की स्थिति क्या है, वह पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, वह पार्टी जिसने देश के हिंदी बेल्ट के लगभग सभी राज्यों में, एक महाराष्ट्र को अपवाद छोड़ दें तो हिंदी बेल्ट के सभी राज्यों में विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजने में सफलता पाई, वह पार्टी जिसने देश में लंबे समय तक सभी राजनीतिक दलों की, चाहे या गठबंधन जिसकी सरकार रही, उसमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया और बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा, जिन्हें माननीय कांसीराम जी ने 2001 में अध्यक्ष बना दिया था बसपा का, उनके सामने नतमस्तक नजर आए। वह बसपा जिसका प्रदर्शन हालिया चुनाव में अच्छा तो नहीं रहा। अगर हम बात कर लें 2014 के चुनाव में, बसपा को पूरे देश में 545 में एक भी सीट नहीं मिली। पिछले चुनाव की बात कर लें, लोकसभा के 2019 के, समाजवादी पार्टी के साथ, जिसके साथ एक ऐसी कट्टी 3 जून 1995 को हो गई थी और एक ऐसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या जिसको सीधा दुश्मनी कह लें, दोनों पार्टियों में थी। दोनों ने हारे को हरिनाम मजबूरी में एक व्यवस्था बनाई और महागठबंधन करके सामने आए बस भाजपा के मुकाबले में। उसमें बाद में चौधरी अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हुआ और महागठबंधन का नाम हुआ। इस महागठबंधन ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकने की कोशिश बहुत सफल नहीं हुई, लेकिन मायावती जी की सीटों में 10 गुना की वृद्धि हो गई। 0 सीटों वाली बसपा को 10 सीटें मिल गईं। लेकिन हम बात करें कि वह पार्टी जो 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होती है और जिसको 206 सीटें मिल जाती हैं 403 में, वही पार्टी 5 साल बाद जब सत्ता से बेदखल होती है तो महज 80 सीटों पर सिमट के रह जाती है। उम्मीद की जाती थी कि बसपा वापसी करेगी और इस वापसी में निश्चित रूप से ये माना जा रहा था कि जो 2007 की सोशल इंजीनियरिंग थी बसपा की, जिसमें उन्होंने दलित पिछड़ों के साथ में अगड़ी जातियों को भी जोड़ने में सफलता पाई थी। तिलक तराजू और तलवार वाली पार्टी ने कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा
हाथी दिल्ली जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये माना गया कि 2007 की पूर्ण बहुमत की पुनरावृत्ति 2012 में भले नहीं हो पाई, लेकिन 2017 में निश्चित रूप से बसपा वापसी करेगी। और ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा ने सपा बसपा दोनों को सत्ता से बेदखल किया और बसपा की बुरी गति हुई और ये महज 19 सीटों पर सिमट गई 2017 के विधानसभा के चुनाव में। 2022 में कुछ करिश्मे की उम्मीद थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन बड़ी फजीहत हुई, बड़ी दुर्गति हुई और महज एक सीट राम इकबाल सिंह बलिया लसड़ा के विधायक के रूप में बसपा के पास है। पूरे देश की अगर हम बात कर लें तो आज इनके लोकसभा में 9 सांसद हैं। 9 में इनके नेता दानिश अली जो इनके संसदीय दल के नेता हैं। अगर हम राज्यसभा की बात कर लें तो महज एक सीट इनके पास है, रामजी गौतम, 245 में मात्र एक सीट। और अगर हम विधानसभाओं की बात कर लें पूरे देश में तो आज इनके पास 4036 विधानसभा सीटें जो पूरे देश में हैं, 4036 में से महज 7 सीटें हैं, जिसमें उत्तराखंड से 2 हैं, बाकी छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से एक। अब सवाल यह है कि बसपा जो इतनी मजबूत थी समूचे देश में, उत्तर प्रदेश में, और जिस बसपा को आज भी लोग इस मामले में मजबूत मान रहे हैं कि बसपा के पास में वोटों की पूंजी है, सीट में कन्वर्ट हो न हो, लेकिन यह किसी को भी जिताने हराने में सक्षम है, किसी का खेल बनाने बिगाड़ने में सक्षम है। ऐसे में फिर क्या कारण है, उन कारणों का विश्लेषण थोड़ा सा करते हैं कि क्यों बसपा पिछड़ रही है। वो 10-5 कारण, हम अब एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ऐसी बात कर लें कि किन कारणों से पिछड़ रही है बसपा और क्या कभी अब वह स्थिति आ सकती है कि बसपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाए। खैर, क्रिकेट और राजनीति निश्चितताओं का मामला होता है, इसमें आज से तो कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण अगर करें तो बसपा की कमजोरी का जो सबसे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं उनकी बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा कारण तो स्वयं मायावती जी है। मायावती जी एक विरासत की राजनीति मिल गई, मान्यवर कांशीराम जी के संघर्षों की बदौलत वह स्थापित हो गई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। राजनीति में जिस तेवर की ज़रूरत है, जिस जुझारूपन की ज़रूरत है, जिस सहनशीलता की ज़रूरत है, जिस दूरदृष्टि की ज़रूरत है और जिस आक्रामकता की ज़रूरत है, वाक्पटुता की ज़रूरत है और जैसा मदारीपन होना चाहिए जो मोदी जी में, केजरीवाल लोगों में बड़े अच्छे से दिखता है, वह सब कौशल मायावती जी में नहीं है। लंबे समय से आपने उन्हें कभी किसी संघर्ष में, लंबे समय से क्या कभी सड़क पर उतर के संघर्ष करते नहीं पाया होगा। मंची राजनेता रही हैं और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स अब तो महज ट्वीट करने तक सीमित कर लिया उन्होंने खुद को, और अगर ट्वीट नहीं कर रही हैं तो मीडिया के सामने या पीसी में या फिर प्रेस रिलीज जो भी कुछ है, कोई वक्तव्य उनका लिखित तौर पे है और जिसमें वह कहीं से भी प्रभावित करती नज़र नहीं आती हैं। न तो कोई संवाद शैली है, न कोई भाषण शैली है, न कोई अलंकारिकता है, न कोई श्रृंगारिकता है और न ही वो आंखों में आंखें डाल करके बात कर पाती हैं। हालांकि एक अवसर पर उन्होंने बताया है कि वो उनकी जैविक प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम अपनी जगह है, वस्तुस्थिति अपनी जगह है और वस्तुस्थिति यह है कि मायावती जी जोड़ने में अब सफल नहीं हो पा रही हैं, तोड़ने में उनका कोई सानी नहीं है। जब चाहा जिसको चाहा किक किया, जब चाहा जिसको चाहा निकाल फेंका, जब चाहा जिसको चाहा बदल दिया, जब चाहा जिसको चाहा यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ। कार्यकर्ताओं के लिए सहज भाव से उपलब्ध नहीं है, नेताओं के लिए सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, कहीं न कहीं असुरक्षा के भाव से घिरी दिखती हैं, इसलिए वह
जो एक घुलनशीलता होनी चाहिए कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, वह भी नहीं है। तमाम ऐसे कारण हैं जिसमें वह पिछड़ रही है। अब तो सबसे बड़ा यह भी दिखने लगा है कि भाई कहीं कहीं परिवार का मोह या पार्टी को, परिवार को सौंपने की इच्छा भी दिखाई देने लगी है। एक भतीजे आनंद को इसी रूप में, आकाश को सॉरी, ये इसी रूप में वो देख सकते हैं कि आप जितना उनको आगे बढ़ा रही हो। दूसरे हम बात करेंगे चंद्रशेखर की। बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर को लक्ष्य करके तमाम सारी पार्टियां बनी, कुछ तो पहले से भी थी, और तमाम दलों ने तमाम जगहों पर उसमें अपनी हक हिस्सेदारी जतानी चाहिए, लेकिन सर्वाधिक सफलता बसपा को मिली। उतनी सफलता न तो प्रकाश आंबेडकर को मिली, न उदित राज को मिली, न रामदास अठावले को मिली। बिहार में दलित चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में रामविलास पासवान भी उतने सफल नहीं हो पाए जितना बहुजन समाज पार्टी और मायावती सफल हुई। इधर बीच बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी अपने कोशिश की, तमाम पार्टियों ने कोशिश करी, लेकिन कुछ दाल गली नहीं किसी की। इस बीच एक व्यक्ति का उदय होता है, आज़ाद समाज पार्टी बना करके वो संघर्ष करता हुआ, जूझता हुआ, लड़ता हुआ दिखाई देता है। भीम आर्मी नामक एक युवाओं का संगठन खड़ा करता है और बाद में आज़ाद समाज पार्टी के तरीके जब बना करके जब चुनावी राजनीति में उतरता है तो फिर मायावती के लिए एक तगड़ी चुनौती खड़ी कर देता है। बात कर रहे हैं रावण की, चंद्रशेखर रावण, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं उनमें से यूथ को, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। और कहना असंगत नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि उनकी भाषा, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली ये बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर्स के, युवाओं की ज़्यादा समझ में आती है बनिस्बत मायावती जी की, बनिस्बत आकाश आनंद की। अगर हम बात करें, बहुजन समाज नाम तो दे दिया, तीसरा बड़ा कारण देखें तो मुसलमानों की बात करें। मुसलमान बहुजन समाज पार्टी पर कभी बहुत विश्वास नहीं कर पाता और इसीलिए वो उससे जुड़ता भी नहीं है। अगर कहीं पे अपना कोई लगा सगा चुनाव लड़ रहा है और ठीक ठाक स्थिति में तो भले वो जुड़ जाए, अदरवाइज पार्टी के नाम पर सिंबल से वो उसका कोई लगाव नहीं दिखता। क्योंकि विभिन्न अवसरों पर मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ न सिर्फ मिलकर सरकार चलाई है, जिसको मुसलमान दुश्मन नंबर 1 समझता है, बल्कि कई बार यह देखने में आया कि मायावती जी प्रत्यक्ष या परोक्ष भाजपा की मदद करती नजर आई। और उनके व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से यह आरोप लगातार लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीब हैं, उसके प्रति सॉफ्ट है। हालांकि मायावती जी इससे इनकार करती हैं। अब बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने भी बसपा को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर बीच बस जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे राशन है, चाहे आवास है, चाहे शौचालय है, या विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं, या जो भी कुछ कर रहे हैं, उज्ज्वला ले लें उसी में, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं उससे वह प्रभावित करने में सफल हो रहे हैं बसपा के कोर वोटर्स को। और यही कारण हो सकता है कि लगातार बसपा का मत प्रतिशत गिर रहा है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने भी पिछले कुछ दिनों में अपने आप को दलित राजनीति से, दलितों के हितैषी बनने की तरफ कदम बढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित तमाम नेता जब जो पार्टी में, बीएसपी में बहुत ऊंचे ओहदों पर रहे और पूरे तौर पे उनके वोटर्स के मूड को भांपने में सक्षम हैं, वो जब समाजवादी पार्टी के हमराह हुए तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उसी के तहत चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर को महत्व दिया, अंबेडकर जयंती मनाई, अंबेडकर के साथ काशीराम जी को भी महत्व दिया। और कहीं न कहीं यह बताने में, समझाने में दलित वोटरों को लगे हुए हैं कि बसपा की रीति में और सपा की रीति में उनको लेकर के कोई अंतर नहीं है, वह भी उतने ही हितैषी हैं समाजवाद बहुजन समाज के जितनी बसपा।
और बसपा के विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रही समाजवादी पार्टी दलितों के मध्य। कांग्रेस की बात करें तो विभिन्न राज्यों में कांग्रेस भी अंबेडकर जयंती के माध्यम से और तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, तमाम प्रचार के माध्यम से, उनके बीच में तमाम इवेंट्स का आयोजन करके कांग्रेस दलितों के बीच अपने खोए जनाधार को वापस पाने में लगी हुई है। और जितना यह कांग्रेस की तरफ जाएगा उतना ही बसपा का नुकसान हो। कुल मिलाकर के आज के परिप्रेक्ष्य में बसपा को जिस आक्रामकता की ज़रूरत है, इनके कार्यकर्ताओं को जिस उत्साह की ज़रूरत है, इनके नेताओं को सड़क पर उतर करके जनता से जुड़े समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने की ज़रूरत है, वह सब करती बसपा नज़र नहीं आ रही है। बावजूद इसके यह है कि सारे दल या गठबंधन, बीजेपी भी चाहेगी कि बसपा उसके एनडीए में शामिल हो, और न शामिल हो तो कम से कम एक मिली मार तो चल ही जाए, थोड़ा सा उनके साथ न सीधे जुड़ करके लेकिन भीतर भीतर कुछ ऐसा हो कि उनको लीड मिल सके, ये वो चाहेंगे। इंडिया गठबंधन तरफ से खुलेआम न्योता आ रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मान मनोबल भी मायावती जी हमारे साथ आ जाए। क्योंकि एक बात जो सबके मन में है वो ये है कि बसपा अपने दम पर सीट निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी, चुनाव जीतेंगी, नहीं जीतेंगी, किंग या किंग मेकर बनेंगी, नहीं बनेंगी, वो अलग बात है। लेकिन बसपा या मायावती जी अगर चाह लें तो उनके वोटर, उनके कार्यकर्ताओं में वो दम है कि किसी को भी वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज सके और किसी के रास्ते में चट्टान जैसे अड़ करके उसके रास्ते को रोक सकें। इसीलिए सारे लोग मायावती जी के आगे पीछे डोल रहे हैं और उनके मान मनोहार की कोशिश कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि माया अब गीत है, अन्यथा ले माया महाठगी हम जानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।